गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर में और बीएससी सेकेंड ईयर इसमें हम पेपर सेकेंड एनिमल फिजियोलॉजी, इसमें हम फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की कार्य की पढ़ रहे थे। तो कल हमने श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन किसको कहते हैं, किस तरह से होता है, उसके टाइप्स पढ़े थे। ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर उसके टाइप्स पढ़े थे। तो आज हम इसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। श्वसन अंग। निम्न अकशेरुकी जंतुओं में कोई विशेष श्वसन अंग उपस्थित नहीं होते। प्रोटोजोअन्स, स्पंज, स्लेंट्रेट्स एवं हेलमिंथ आदि जंतुओं में श्वसन क्रिया सामान्य सतह से संपन्न की जाती है। कुछ अकशेरुकी होते हैं, उनके अंदर स्पेशली श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए कोई श्वसन अंग या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते। तो फिर वो किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं, वो अपनी स्किन से करते हैं, अपनी सतह से, त्वचा होती है उसकी सरफेस से वो श्वसन करते हैं, उससे वो रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे कि स्पंज, प्रोटोजोअन्स, सिलेंट्रेट्स और हेलमिंथ। इन जंतुओं में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय सीधे ही विसरण की विधि द्वारा परिपूर्ण होता है। इनके अंदर देखो डायरेक्ट ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों गैसों का यूज करते हैं वो सांस लेने में। तो डायरेक्ट ही विसरण के द्वारा, अपने शरीर की सतह से विसरण के द्वारा ये क्रिया दोहराई जाती है। अधिकांश जंतुओं में श्वसन अंगों के रूप में क्लोम अर्थात फेफड़े होते हैं। जैसे कि सभी टेट्रापोड कशेरुकी जंतु, इनके अंदर क्लोम पाए जाते हैं या फेफड़े। जिस क्लोम है उनको हम फेफड़े कहते हैं। कुछ कशेरुकियों में क्लोम एवं फुसफुस के अतिरिक्त अन्य रचनाएं जैसे त्वचा भी सहायक श्वसन अंग की तरह कार्य करती है। गिल्स अथवा फुफ्फुस अपनी सहायक रचनाओं के साथ मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। श्वसन अंगों की सतह के नीचे श्वसनीय गैसों के विनिमय हेतु सूक्ष्म रक्त कोशिकाओं का जाल पाया जाता है। जो श्वसन अंग होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, उनके नीचे किसका जाल पाया जाता है, रक्त कोशिकाओं का, ब्लड कैपिलरीज। इसका जाल क्यों पाया जाता है, ताकि श्वसन की जो गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनका विसरण कर सके। उनके विनिमय हेतु ये जाल पाया जाता है। तो गिल्स और जो लंग्स होते हैं वो सहायक रचनाएं ये एक साथ मिलकर श्वसन तंत्र बनाती है। मेंढक के टेडपोल लार्वा में जलीय आवास के कारण, मेंढक का जो टेडपोल लार्वा होता है, क्योंकि उसका जो टेडपोल है वो केवल जल में रहता है, तो मेंढक के टेडपोल लार्वा में और इसके अलावा फिश में, मछलियों की तरह श्वसन हेतु गिल्स उपस्थित होते हैं। एक तो मेंढक का टेडपोल लार्वा, मछलियों की तरह इसके अंदर गिल्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा मछलियों में श्वसन के लिए या रेस्पिरेशन के लिए क्या पाए जाते हैं, गिल्स। गिल्स पाए जाते हैं। वयस्क मेंढक में जल एवं स्थलीय आवास के कारण फुसफुस उपस्थित रहते हैं, परंतु इसमें त्वचा एवं मुख ग्रसनीय गुहिका भी सहायक श्वसन अंगों की तरह कार्य करते हैं। जो वयस्क मेंढक हो जाता है उसमें जल और स्थल दोनों आवास में रहने के कारण उसमें लंग्स भी उसमें पाए जाते हैं, परंतु उसके अंदर त्वचा मतलब उसकी स्किन और मुख ग्रसनी जो गुहा होती है वो भी श्वसन अंग की तरह कार्य करती है। लेकिन जब वो लार्वा होता है तो उसके अंदर श्वसन करने के लिए गिल्स पाए जाते हैं।
सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मेमल्स में मुख्य श्वसन अंग के रूप में लंग्स या फुफ्फुस उपस्थित होते हैं। रेप्टाइल्स या सरीसृप बर्ड्स और मेमल्स, इनके अंदर श्वसन के लिए क्या पाए जाएंगे? इनके अंदर लंग्स पाए जाते हैं, लंग्स। सभी जंतुओं में लंग्स आहार नाल से बाहरी वलन द्वारा उद्गमित होते हैं। किससे बनते हैं? आहार नाल है उसका बाहर की तरफ उद्गम होता है, उसके वलन बनते हैं, उसके द्वारा ये बनता है। ये रुधिर कोशिकाओं से पूरी तरह परिपूर्ण होते हैं। ब्लड कोशिकाएं होती है उससे पूरी तरह परिपूर्ण होते हैं, इसके अंदर ब्लड कोशिकाएं भी होती है। अब श्वसन अंगों की विशेषताएं, जो श्वसन अंग होते हैं चाहे वो गिल्स हो या लंग्स हो, उनकी क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। श्वसन अंग या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, इनकी जो सतह होती है वो बहुत पतली होती है, तो उसकी सतह का पतला होना, पतली होने के कारण गैसें सुगमता से विनिमय हो जाती है। तो श्वसन अंग की सतह का अत्यधिक पतला होना ताकि सुगमता से विनिमय कर सके, जिसकी विशेषता है। श्वसन अंग है उनकी जो सतह होती है वो कैसी होती है? पतली होती है। सतह का पतला या थिन होना, थिन होना ताकि गैसों का विनिमय सुगमता से हो सके। श्वसन सतह का सदैव नम बना रहना, श्वसन की जो सतह होती है जहां पे श्वसन होता है वो सतह हमेशा नम बनी रहती है। तो श्वसन सतह का हमेशा नम बना रहना, यह भी इसकी विशेषता है। नम जिसको हम मॉइस्ट कहते हैं, बना रहना। श्वसन सतह का अत्यंत विस्तृत होना एवं गैसीय विनिमय में सहायता करना, यह बहुत विस्तृत होती है श्वसन सतह और किसमें हेल्प करती है? श्वसन की सतह गैसीय विनिमय में सहायता करना। श्वसन सतह पर सघन रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा होना, श्वसन की जो सतह है उस पर सघन रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं होती है उसका जाल पाया जाता है श्वसन की सतह पर। रक्त कोशिकाओं का
जाल उपस्थित होना। सतह पर शोषण की सतह है, उसके ऊपर सघन रक्त कोशिकाएं होती है, जो कि जो ऑक्सीजन होती है, आगे हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे जो ऑक्सीजन होती है उसको वो रक्त का जो हीमोग्लोबिन होता है रक्त में, उसके साथ बाइंड हो जाती है ऑक्सीजन, फिर बाकी आगे कोशिकाओं तक ले जाई जाती है। तो रक्त कोशिकाओं का जाल उसमें पाया जाता है, उसमें रक्त कोशिकाएं होती है, रक्त कोशिकाओं से रक्त उसमें आता है। श्वसन सतह पर शुद्ध वायु को ले जाने तथा अशुद्ध वायु को वापस लाने के लिए निश्चित मार्ग का उपस्थित होना। श्वसन की जो सतह है उसके ऊपर शुद्ध वायु को लाने और अशुद्ध वायु को ले जाने के लिए निश्चित मार्ग उपस्थित होता है। शुद्ध वायु को लाने के लिए और अशुद्ध वायु है उसको वापस ले जाने के लिए एक निश्चित मार्ग होता है, ये भी इसकी विशेषता है। तो शुद्ध व अशुद्ध वायु को लाने व ले जाने का निश्चित मार्ग उपस्थित होना। गैसीय विनिमय हेतु श्वसन मार्ग का होना, उसमें ऑक्सीजन के वाहक के कार्य हेतु वाहक के पदार्थ के रूप में श्वसन वर्ण के हीमोग्लोबिन का पाया जाना। तो गैसीय विनिमय, गैस शुद्ध और अशुद्ध वायु में गैस होती है, उसको लाने ले जाने के लिए निश्चित मार्ग होता है। उसके अलावा ऑक्सीजन के वाहक के कार्य हेतु वाहक पदार्थ के रूप में इसके अंदर क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन होती है, उसके वाहक के लिए इसके अंदर एक वाहक होता है ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक ले जाने के लिए, वो वाहक या उसको हम क्या कह सकते हैं, श्वसन वर्णक, जो कि क्या होता है, श्वसन वर्णक होता है इसके अंदर हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का इसमें पाया जाना, वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन को आगे कोशिकाओं तक ये ले जाने का कार्य करता है। तो हीमोग्लोबिन का पाया जाना, ये क्या है, श्वसन वर्णक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, कौन, हीमोग्लोबिन। तो इस प्रकार से ये इसकी विशेषताएं हैं। इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स पढ़ेंगे, किस तरह की स्ट्रक्चर होती है लंग्स की।
शंकु आकृति की स्पंजी रचना होती है। किस तरह की होती है ये? शंकु की आकृति की। शंकु शंकु की आकृति की ये संरचना होती है। शंकु आकृति की संरचना जो वक्षीय गुहा के मध्यावकाश भाग के दोनों ओर स्थित होती है। जो वक्षीय गुहा होती है, वक्षीय गुहा के मध्यावकाश, मध्य के अवकाश में दोनों ओर उपस्थित होती है। मध्यावस्था भाग में हृदय, ग्रसिका, श्वास नली तथा बड़ी वाहिनियां उपस्थित रहती है। इन रचनाओं के चारों ओर गुहा को प्लूरल गुहा कहते हैं। देखो, मध्यावस्था होती है, उसके अंदर हार्ट होता है, ईसोफेगस यानी ग्रसिका, श्वास नली, ट्रेकिया और बड़ी वाहिनियां जिनको लार्ज वेसल्स कहते हैं, वो सब इसमें पाए जाते हैं। और इन रचनाओं के चारों ओर की जो गुहा होती है उसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। इसी तरह की एक आवरण फुसफुसी गुहा को भी रेखित करता है जिसे पैराइटल प्लूरा कहते हैं, जिसमें सीरोमिक द्रव्य भरा रहता है। खरगोश के बाएं पश्च पिंड, दाहिने फेफड़े के 4 पिंड होते हैं। अग्र एजाइगस पिंड, पश्च एजाइगस पिंड, दायां अग्र पिंड एवं बायां पश्च पिंड। मनुष्य में बाएं फेफड़े में 2 पिंड, ऊपरी पिंड एवं निचला पिंड तथा दाहिना फेफड़े में 3 पिंड होते हैं। ऊपरी पिंड, मध्य पिंड एवं निचला या पश्च पिंड। तो देखो, हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किस तरह से जो लंग्स होते हैं इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर होती है मनुष्य के फेफड़े की संरचना। इसके अंदर इसका ये वाला पार्ट ऊपर वाला वो कहलाता है लेरिंग्स। इसके नीचे वाला पार्ट है वो ट्रेकिया कहलाता है। ये वाला पार्ट है ये ट्रेकिया, जिसको श्वास नली कहते हैं। श्वास नली।
राइट वाला लंग्स होता है। ये लेफ्ट लंग्स है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ये कहलाता है सुपीरियर लोब ऑफ लेफ्ट लंग। सुपीरियर लोब ऑफ लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग का सुपीरियर लोब, सबसे ऊपर की पाली। ये देखो, ये जो ट्रेकिया है ये 2 पार्ट्स के अंदर बटा हुआ है। ये 2 पार्ट्स है, ये क्या कहलाते हैं? इनको कहते हैं ब्रोंकस। तो ये लेफ्ट में है तो इसको लेफ्ट ब्रोंकस कहेंगे, और ये वाला है राइट ब्रोंकस। ये वाला लोब है ये कहलाता है मिडिल लोब, मिडिल। नीचे वाला जो लोब है ये कहलाता है इंफीरियर लोब, ये है इंफीरियर लोब ऑफ राइट लंग, राइट लंग का इंफीरियर लोब, ये है इंफीरियर लोब। ये लेफ्ट वाला लंग है उसका इंफीरियर लोब है, इंफीरियर लोब ऑफ लेफ्ट इंफीरियर लोब। ये लेफ्ट वाला लंग उसका इंफीरियर लोब है, ये राइट वाला जो लंग उसका इंफीरियर लोब है। तो इस तरह से ये इसके स्ट्रक्चर के अलग अलग पार्ट्स हैं। लोअर लोब मतलब निचला पिंड, अपर लोब मतलब ऊपर वाला पिंड। इसका जो दाहिना फेफड़ा है राइट लंग, इसके 3 पार्ट होते हैं, ऊपरी पिंड, मध्य पिंड और निचला पिंड। जबकि बायां फेफड़ा होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, ऊपर वाला पिंड और निचला पिंड। इस प्रकार से मनुष्य के जो फेफड़े होते हैं उनके अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की कार्य की।
मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया विधि। वायुमंडल की शुद्ध वायु जो कि ऑक्सीजन युक्त होती है के फेफड़े में पहुंचने तथा अशुद्ध वायु को फेफड़े से बाहर निकलने की क्रिया को सांस लेना या श्वसन कहते हैं। फेफड़ों में बाह्य वातावरण से वायु भरने की क्रिया को निःश्वसन। फेफड़े जब बाह्य वातावरण से फेफड़ों के अंदर वायु अंदर आती है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो निःश्वसन कहलाती है, जिसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं। जबकि फेफड़ों से जो अशुद्ध वायु होती है उसको बाहर जाना, अशुद्ध वायु का फेफड़ों से वायु को शरीर से बाहर भेजने की क्रिया को उच्छ्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उच्छ्वसन, या इसको हम एक्सपिरेशन भी कहते हैं। एक्सपिरेशन मतलब जो बॉडी से वायु को बाहर निकालना वो प्रक्रिया उच्छ्वसन कहलाती है, और सांस अंदर लेना, फेफड़ों में लेना, वो निःश्वसन कहलाती है। फेफड़ों में स्वयं के अंदर संकुचन एवं शिथिलन क्रिया करने की क्षमता नहीं होती। इन दोनों क्रियाओं के लिए वक्षीय गुहा पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं? संकुचन और शिथिलन के लिए फेफड़ों में खुद में ये क्रिया नहीं होती। श्वसन और संकुचन और शिथिलन। संकुचन कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन को, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन, शिथिलन मतलब रिलैक्सेशन। इन दोनों क्रियाओं के लिए जो फेफड़े हैं वो वक्षीय गुहा पर निर्भर रहते हैं। वक्षीय गुहा, इस पर ये निर्भर रहते हैं। फेफड़ों को संकुचन और शिथिलन के लिए वक्षीय गुहा हेल्प करती है, इसके ऊपर ही निर्भर रहते हैं। वक्षीय गुहा को कहते हैं थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी, वक्षीय गुहा, इसके ऊपर ये रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए इस पर डिपेंड होते हैं, निर्भर रहते हैं। वक्षीय गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन होने पर फेफड़ों के आयतन में उसी के अनुसार परिवर्तन होता है। श्वसन की क्रिया को समझने से पहले वक्षीय गुहा की संरचना को समझना आवश्यक है। वक्षीय गुहा एक बक्से के समान संरचना होती है। वक्षीय गुहा बक्से के समान, बॉक्स लाइक। बक्से के समान इसकी स्ट्रक्चर होती है वक्षीय गुहा की। और कशेरुक दंड प्रति पृष्ठ तल व स्टर्नम पार्श्व तलों पर पसलियों द्वारा आगे की ओर गर्दन तथा पीछे की ओर डायफ्राम द्वारा घिरी रहती है। आगे की ओर तो गर्दन, पीछे की ओर डायफ्राम के द्वारा ये वक्षीय गुहा है वो घिरी हुई रहती है। डायफ्राम के अग्रीय सिरे उपस्थित, डायफ्राम होता है उसके अंदर रेडियल मसल्स या अग्रीय सिरे उपस्थित रहते हैं डायफ्राम में। वक्षीय गुहा के पार्श्व में 12 जोड़ी पसलियां या रिब्स, ये पेशियां है और ये पेशियां, और इसके पश्च भाग में 12 जोड़ी
रिब्स पाई जाती है। जो कि ऊपर कशेरुकों से नीचे की ओर स्टर्नम से जुड़ी रहती है। प्रत्येक दो पसलियों के बीच दो जोड़ी पेशियां या मसल्स उपस्थित होती है, इन्हें इंटरकोस्टल पेशी कहते हैं। तो वक्षीय गुहा, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आगे क्लास में हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, और जो श्वसन के जो स्ट्रक्चर, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, इसके बारे में और उसकी मैकेनिज्म क्या है, उस सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।